अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। जुदाई मौत होती है, सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 16। और इसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो मज़ीद इसके अलावा मेरा ख़्याल में कि 2 से 3 एपिसोड्स और हैं। ये भी जल्दी नावल ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एक और नावल शेयर करेंगे। उस पे भी काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जुदाई मौत होती है। इसके वजूद पर एक और बिजली सी गिरी थी। आंखों के सामने मौजूद इस शख्स को वो उसी लम्हे ज़मीन बोस कर देना चाहता था। इसलिए चंद सानियों तक नफ़रत भरी निगाहों से उसे घूरने के बाद वो कमरे की तरफ भागा। सब इसके कमरे की जानिब इस तरह रूपोश होने पर हैरान थे। लड़खड़ाकर वो अपने वार्डरोब के दराज में जुड़े लॉक को चाबी घुमाकर खोलते हुए पिस्तौल इसमें से बरामद करके अगले ही लम्हे वो अपनी पिस्तौल इस शख्स पर ताने मुकाबिल खड़ा था। सबके दिल उछलकर हलक में आ चुके थे, लेकिन जवाहर का अंग-अंग बदले की आग में झुलस रहा था। फिर वो करीब आया और एक हाथ से उसका गिरेबान जकड़कर दूसरे हाथ में पकड़ी पिस्तौल इसके सर पर रख चुका था। माहम समेत हूर और खतीजा बेगम भी चीख-चीख कर उसे पीछे हटाने वालों में शामिल थीं, लेकिन वो इस सबको एक झटका देकर खुद से अलग करने में पूरी तरह कामयाब रहा। अगर आज किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने गुस्से से फैली आंखों से देखता वो बुलंद आवाज में तिलमिलाया तो सबको अपने हलक खुश्क से खुश्कतर होते महसूस हुए। बोलो सिकंदर अली, मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी बहन को बचपन में ही बेआसरा छोड़कर चले गए? क्यों मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही मेरा बाप मेरे लिए मर चुका था? जवाब दो। आज वो इज्जत तमीज और लिहाज सब कुछ भूल चुका था। ये वही दिन था जिसके आने का उसने शिद्दत से इंतज़ार किया था, लेकिन गन पॉइंट पर उसकी गिरफ्त में खड़ा शख्स बिल्कुल खामोश था। ना आँखों में शर्म, ना ही अफ़सोस और ना ही कोई डर। वो इंतहाई पुरसकून लग रहा था। उसके सिमटे लब ज़वाहिर को मज़ीद ग़ज़बनाक कर रहे थे। बोलो, वो गुस्से की शिद्दत से धाड़ा तो सिकंदर अली की ज़ात पर कुछ असर होता दिखाई दिया। जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी माँ को और तुम्हारी बहन को क्यों छोड़ा? तो पहले अपनी पिस्तौल नीचे करो। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, तो वो गुस्से से अपनी नाक फुलाए उसे पीछे धकेल गया। अब बोलो। लहजा थोड़ा कम तल्ख था। मेरे पास तुम्हारे सवालों का इसके अलावा और कोई जवाब नहीं कि मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई थी और मुझे इससे शादी करनी थी। वो औरत चाहती थी कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूँ, तो मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा। बेधड़क एक ही सांस में बोल गया। जवाहर का खून जोश मारने लगा था। यानी तुम्हारे लिए मेरी माँ, मेरी बहन और मैं इस औरत के मुकाबले में बहुत सस्ते थे। हुँ? नहीं, खुदा को गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि अगर मुझे तुम्हारे आने का ज़रा-सा भी इल्म होता, तो मैं इस औरत को छोड़ देता, लेकिन तुम्हारी माँ को नहीं। तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून हो, तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं थी मेरी मुझे वो औरत। उसने करीब होकर जवाहर का चेहरा फिर मोहब्बत से थामना चाहा, तो वो अपना बायाँ हाथ बुलंद करके उसे वहीं रोक गया। क्या लगता है, इन झूठी बातों पर यकीन करूँगा मैं? नहीं, ना तो मेरी माँ इतनी सस्ती थी और ना मेरी बहन और ना ही मैं। जो किया है, अब इसकी कीमत तो चुकानी होगी सिकंदर अली। और देखो, सज़ा देने के लिए खुद तुम्हारा अपना बेटा मुकाबिल में खड़ा है। मुझे अफ़सोस है कि मेरी रगों में तुम्हारा गंदा खून है। काश खुदकुशी की इजाज़त होती तो अपना ये खून भी मैं खुद ही बहा देता। पर दुःख होता है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान की नस्ल का वजूद इस दुनिया से मिटाने के लिए खुद को ख़त्म भी नहीं कर सकता। कराहियत से अपने बाप को देखते हुए वो लहजे में बेज़ारी और नफ़रत समोए हुए था। जवाहर बेटा देखो, इसके बोलने पर वो अपनी शहादत की उँगली बुलंद करके उसे रोकने पर मजबूर कर गया। बेटा मत कहो, बेटा नहीं हूँ तुम्हारा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ शाहीना मलिक का बेटा हूँ। तो मैं तुम्हें खुद अपनी अदालत में सज़ा दूँगा और मेरी अदालत में मुजरिम की सज़ा सिर्फ़ मौत है। चबा-चबा कर बोलते हुए उसने अगले ही लम्हे अपनी पिस्तौल लोड करके इसके माथे पर दोनों हाथों की आँखों के वसत में तान दी थी। ये क्या कर रहे हो छोटे? पागल हो गए हो? नीचे करो इसे। ये मज़ाक नहीं है। माहम भागकर बीच में हाइल होकर इसके अटकते हुए बोली। बीच में से निकल जाएँ आप ही। वो संजीदगी से बोला। नहीं, होश से काम लो छोटे। जो भी हो लेकिन ये हमारा बाप है। बाप? आप इस दरिंदे इंसान को बाप कहती हैं? अरे जिसने आपको अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया, उस इंसान को आज अपना बाप कह रही हैं? अपनी पूरी आंखें खोले वो चिल्लाया। चंद फासले पर खड़ी हूर को अपनी सांसें इसका गुस्सा देकर घुटन होती महसूस हो रही थी। वो इन सब चीज़ों की आदी नहीं थी।
بعض दफ़ा इंसानों से भी डर जाती थी। उसने एक ही सेकंड में माहम की कलाई पकड़कर उसे निकालकर एक तरफ किया और अपने पिस्तौल की गोली उसके सर में पेवस्त करने ही लगा था जब अचानक होश चकराकर फर्श पर गिर गई। सबकी नज़रें उसकी जानिब मबज़ूल हो गई थीं। अपनी महबूबा के वजूद को बेहोश पाकर वो तेज़ी से इसकी तरफ लपका और उसी लम्हे सिकंदर अली ने मौका देखकर रूपोश होने के लिए कदम दरवाजे की जानिब बढ़ा दिए। वो इसके बेहोश वजूद पर झुका बैठा था जब उसने अपने बाप को फरार होते देखा। करीब मेज़ पर पड़ा गुलदान हाथ में पकड़कर निशाना बांधते हुए फेंका तो वो घूमता हुआ उसकी बाईं टांग से टकराकर पूर-पूर हो गया। माहम और खतीजा भी, जो हूर के हाथ मसलते हुए उसमें उसे होश में लाने पर तुली थी, सिकंदर अली की चीख सुनकर अपनी नज़रें इस पर मरकूज कर गई। कांच के टुकड़े टांग में घुसने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। अपने बाप को मदहोश पाकर उसने अपनी सारी तवज्जो हूर पर टिकाई और उसे गोद में उठा लिया। इसका दायां बाजू लटकने लगा था। अपनी बाहों में उसे देखकर वो चलते हुए इसके चेहरे को बगौर देखता रहा। लेकिन आज पहली बार गुस्सा शदीद होने की वजह से दिल भी किसी तरह के जज्बात से आरी था। उसे कमरे में लाकर बेड पर लटाया और लिहाफ उड़ाकर खुद बेहोश सिकंदर अली की तरफ बढ़ा। यार, ये जवाहर का बच्चा कॉल क्यों नहीं उठा रहा आखिर? बार बार फोन मिलाकर थक चुका था, लेकिन इसलिए गुस्से से बड़बड़ाया। हे समीर, आशीन की आवाज़ उसकी पुश्त से उभरी तो उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा। आशी तुम? हाँ क्यों? चौंक गए ना मुझे यूं अचानक देखकर? तुम्हारा मिशन इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया? वो मुंह खोले देखने लगा। हम्म, उसने अपने दोनों हाथ बुलंद करके अकड़ते हुए कहा। कमाल है। वो कंधे समेट गया। अच्छा तुम बताओ, किसको कॉल कर रहे थे? एक ही तो है यार, उसने मुंह बनाया। कौन? जीजान? हाँ यार, कब से कॉल्स कर रहा हूँ लेकिन फ़ोन ही नहीं उठा रहा। किसी मीटिंग में बिजी होगा शायद। एक तो मैं उसके ऑफिस से बड़ा तंग हूँ। रेगुलर टाइमिंग से यहाँ आता ही नहीं, बस अपनी कंपनी की पड़ी रहती है उसे। पर हमारी हर मुश्किल और हर मिशन में साथ भी तो देता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें इसकी ज़रूरत हो और वो मौजूद ना हो। हाँ, तुम तो इसी की हिमायत करोगी, क्योंकि तुम इसकी बीवी बनने के ख्वाब जो देख रही हो। उसने हंसकर कहा तो वो माथे पर शिकने लाते हुए देखने लगी। ख्वाब नहीं है, बहुत जल्द हकीकत बन जाएगा। चलो, देखते हैं। मेरा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है समीर। सीजान जिस दिन मेरा होगा ना, उस दिन तुम खुद मेरे पास तुम्हारे पास तुम्हारे ये हंसते हुए चेहरे को मुंह तोड़ जवाब देने आऊंगी। लेट्स सी। उसने मजाक उड़ाया तो वो अपनी काजल से भरी सी आंखें इसके चेहरे पर टकाए नागवारी से देखने लगी। हे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अल्तमश जंदान में कैद सलाखों को पकड़कर चीख रहा था। चुपचाप बैठ जाओ। करीब खड़ा एक सिपाही गरज कर बोला। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? उसने आंखें दिखाई। हाँ, तुम एक मुलजिम हो। मुलजिम हो पर मुजरिम नहीं। इल्ज़ाम लगा है, पर जुर्म साबित नहीं हुआ। ओह! हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने मुझे ख्वाह-ख्वाह सलाखों के पीछे कैद कर दिया है। वो नरमी से पेश आया। जेल में आकर हर बंदा यही कहते है कि उसने कुछ नहीं किया। चल निकल यहाँ से, तू मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब कर रहा है। एसएचओ से कहूँगी कि तुझे पागलखाने भिजवा दे। बकवास बंद कर। मैं यहाँ से जिस दिन बाहर आ गया ना, उस दिन सबसे पहले तेरी खैर नहीं। उसने उँगली दिखाई तो वो सिपाही कहका लगाता हुआ एक तरफ चल दिया। अल्तमश ने गुस्से से सलाखों पर हाथ मारा। छोटे, तुम इन्हें क्यों मारना चाहते हो? बेड पर लेटे सिकंदर अली के करीब बैठी माहम दर हकीकत अपने पहलू में विराजमान जवाहर से मुखातिब थी। क्या आप नहीं जानती कि मैं इन्हें क्यों मारना चाहता हूँ? उसके तेवर उलझे-उलझे से थे। हाँ, मुझे पता है, लेकिन इनकी जान लेना सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर आप ही बताएं, और क्या करूँ? तुम्हें इनसे बदला लेना है तो जेल में डलवा दो, झूठे केसेस करवा दो, लेकिन जान से मत मारो। जो भी हो, तुम्हें अपने बाप का कातिल नहीं बनना छोटे। उसने पूरी तरह समझाना चाहा। शायद आप सही कह रही हैं। गोली मारने से तो महज एक ही झटके में मर जाएंगे। और मैं इस शख्स को इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ जैसे सारी जिंदगी मेरी माँ तड़पी है। बदले की आग इसके अंग अंग में भरी हुई नजर आ रही थी। हाँ, कम से कम ये जान से मारने से तो बेहतर है। जेल में इनके साथ वो सलूक करवाऊंगा कि पाँव पकड़ पकड़ कर माफिया मांगेंगे। पर जवाहर अली इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। वो शदीद नफरत से अपने सामने पड़े वजूद को देख रहा था। इसकी बात पर माहम ने ठंडी आह भरी तो वो उठकर हूर के कमरे तक आया। उसे मदहोश पाकर वो एक कुर्सी खसकाकर बेड के करीब बैठ गया। पता नहीं आप इतना डरती क्यों हैं? मैं आपको वैसा नहीं देखना चाहता। जल्दी होश में आ जाएं प्लीज। उसने इंतहाई धीरे से सरगोशी की और जैसे ही उठकर जाने लगा तो किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया।
जवाहर ने जैसे ही गर्दन मोड़ी तो अपना हाथ हॉर की गिरफ्त में हैरानगी से देखने लगा। क्या आप बेहोश नहीं थीं? उसने तजस्सुस से पूछा। बस अभी-अभी होश आया है। आपने कुछ सुना कि मैंने क्या कहा? अपना हाथ छुड़ाकर वो अपनी आंखें सुकेड़ते हुए बोला। हाँ, आपने कहा कि मुझे डरना नहीं चाहिए। इसके जवाब पर जवाहर ने अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ा और सर पकड़कर मसलने लगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। आहिस्तगी से उठते वक्त वो बोली। उसने फिर से गर्दन घुमाई और वापस कुर्सी पर आ बैठा। जी कहें, आपको अपने बाप का कत्ल नहीं करना चाहिए। आपको हमारे घरेलू मामलात में दखल-अंदाज़ी देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो भी करूँ, इससे आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। उसकी बेइतनाई देखकर वो सख्ता हो गई। दिल में एक कांटा चुभा था, यानी जिसे वो अपना सब कुछ समझ बैठी थी, उस इंसान के नज़दीक वो आज भी एक गैर ही थी। बेसबब आँख से आंसू लुढ़ककर रुखसार पर फैल गया। ओके, सॉरी। आइंदा आपके मामले में नहीं बोलूँगी। कुछ ज़्यादा ही हक जताने लग गई थी। इसकी आंख में छलकते आंसू, गमगीन लहजा और दिल चीर देने वाले अल्फाज जवाहर को वाकई सोचने पर मजबूर कर गए थे। चंद लम्हों तक वो खामोशी से अपने बोले गए लफ्जों के बारे में खुद को दिल ही दिल में कोसता रहा। आप गलत समझ रही हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता था। नहीं, मैं बिल्कुल सही समझी हूँ। वैसे भी मेरा आपकी ज़ात पर कोई हक नहीं है और यही कड़वा सच है। अपने दाएं हाथ से खुद ही अपने आंसू साफ करके वो गमगीन होकर बोली। मजीद सानियों तक खामोश रहने के बाद वो नजरों से ओझल हो गया। उसके मंजर से गायब होते ही आंसू फिर से किसी पानी के झरने की तरह तेजी से बहने लगे थे। इसके मुंह से एक बार सुनना चाहती थी कि वो सिर्फ इसका है और इस पर सिर्फ इसी का हक है, मगर ना तो उसने कुछ बोला और ना ही इसके कानों ने मोहब्बत भरे अल्फाज सुनकर खुद को तसल्ली दी। क्या तुम अपने बाप को पुलिस के हवाले कर रहे हो? इंस्पेक्टर को अपने रूबरू देखकर सिकंदर अली यकीनन जवाहर से सवाल कर रहा था। अपने बाप को हवाले नहीं कर रहा, बल्कि सिकंदर अली को अरेस्ट करवा रहा हूँ। जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसने घुरी डालकर हक जताया तो वो मुस्कुराने लगा। बाप जैसे लफ्ज का मतलब भी पता है? तुम जैसा इंसान बाप लफ्ज के बे के भी बराबर नहीं है। काश तुम बहुत पहले मर गए होते सिकंदर अली। मुझे तुम्हारी शक्ल भी ना देखनी पड़ती। उसकी आंखों में अपने लिए शदीद नफरत देखकर सिकंदर अली की पलकें भीग गई थी। ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाइएगा। इन आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार फिर से लहजे में नफरत लिए वो थोड़ा झुककर फुंकारा तो इसके आंसू गाल पर बहने लगे। लेकिन सामने खड़ा शख्स बिल्कुल पत्थर दिल हो चुका था। न जाने इस पर कौन सा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। थोड़ा मुस्कुराकर देखते हुए जवाहर ने अपने बाप की पुश्त पर खड़े इंस्पेक्टर को इशारा किया तो वो इन्हें हथकड़ी पहनाकर साथ ले गया। जाते वक्त सिकंदर अली ने एक रहम तलब निगाह से अपने बेटे को देखा था, लेकिन दरवाजा सख्ती से पटक कर इसके मुंह पर बंद कर दिया गया। सूरज और चांद अपने अपने मर्दार में गर्दिश करते हुए दिन को रातों और रातों को दिन में तब्दील करते हुए तेजी से ले जा रहे थे। अल्तमश को जेल में कैद हुए 2 महीने, जबकि सिकंदर अली को मुख्तलिफ मकामात में डालकर पिछले 1 महीने से कैद में रखा गया था। इस 1 महीने में ही जिंदगी फिर से जैसे पहले जैसी होने लगी थी। हूर जवाहर से कम कम ही बात करती नजर आती और बदले में इसका रवैया भी कोई खासा दिलचस्प दिखाई न देता था। वह एक ऐसे मिशन में उलझ चुका था जिससे आज ही उसे रिहाई मिली थी। दफ्तर की मसरूफियात और ड्यूटी ने उसे मोहब्बत करने और अपने जज्बात को समझने का वक्त ही नहीं दिया था। वो इसकी नाराजगी को भांप ही नहीं पाया था। अपने मिशन की कामयाबी पर हेड ऑफिस से मुबारकबादें वसूल करते हुए उसने खुशी से घर में कदम रखा। आप ही ये लें, मुंह मीठा करें। मिठाई का डब्बा खोलकर एक रसगुल्ला उसकी जानिब बढ़ाते हुए वह चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोल रहा था। हम्म, पर ये किस खुशी में है? नानी ने फौरन एंट्री मारी। जिस मिशन पर मैं पिछले 1 महीने से सर खपा रहा था, आज खुदा का शुक्र है कि वो पूरा हो गया। इसका खिला खिला चेहरा देखकर खतीजा बेगम ने भी आगे बढ़कर एक गुलाब जामुन उठाया और मुंह में डाला। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह, खुदा तुम्हें हमेशा ऐसे ही कामयाब करे। नानी ने प्यार से उसके चेहरा हाथों में लिए दुआ दी तो मोहम्मद और जवाहर बैग वक्त आमीन बोलकर मुस्कुराए। क्या बात है? किस चीज की इतनी खुशी मनाई जा रही है? हुर अपने कमरे से निकलकर तजस्सुस से देखती हुई आई थी। छोटे को अपने मिशन पर कामयाबी मिल गई है। माँ हमने बताया तो वो उसकी जानिब देखती हुई मुस्कुराई। लो हुर बिटिया, तुम भी मुंह मीठा करो। नानी ने मिठाई का डब्बा इसकी तरफ बढ़ाया था। नहीं नानी, मेरा मन नहीं है। उसने कंधे उचकाकर मुंह बसुरा और नाराजगी जाहिर की। क्यों? जवाहर ने झट से सवाल छड़ा। आपकी इस क्यों क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। इसको करारा सा जवाब दिया गया। आप मेरी कामयाबी पर खुश नहीं हैं? यकीनन हूँ।
बस मुझे हर चीज़ को जताना अच्छा नहीं लगता। मज़ीद इसके जवाब पर वो दाँत पीस कर रह गया। माँ अभी मैं कमरे में जा रही हूँ। जब डिनर लग जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। अपनी कहकर वो कमरे में जा चुकी थी। तभी जवाहर का उतरा हुआ चेहरा देखकर माहम ने कुछ अल्फाज अदा किए। कुछ नोट किया तुमने छोटे? क्या? वो शाइस्तगी से बोला। मुझे काफ़ी दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो तुमसे कुछ ख़फ़ा है। क्या तुमने पूछा उससे? इसके सवाल करते ही खतीजा बेगम नागवारे से देखती हुई अपना सर झटक कर कमरे में चली गई। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। शान बेनियाज़ी से कहते हुए कंधे समेटे थे। तुम इससे पूछकर तो देखो। अगर नाराज़ होगी भी तो क्या? आप जानती हैं कि मुझे किसी को भी मनाना नहीं आता। तो मनाना सीख लो अब, क्योंकि नाराज़ होना औरत की फ़ितरत है और उसे मना लेना मर्द की आदत होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये महरम मर्द और औरत के लिए होगा। फिर बना लो ना उसे अपना महरम। वैसे अब तो तुम्हारा जो मकसद था वो भी पूरा हो चुका है। तो फिर अब क्यों रुके हो? यू शुड मैरी नाउ। सही मौका देखकर बात करूँगा इससे। अभी भी मौका देख रहे हो? और कितना लेट करोगे छोटे? वो यकीनन हैरान थी। आप यू डोंट वरी, जल्द ही बात करूँगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी की तैयारियों के लिए काफ़ी दिन चाहिए। आफ्टर ऑल मेरे इकलौते भाई हो तुम। वो एक मुस्कुराहट देकर रूपोश हो गया। माहम डिनर के एहतमाम के लिए किचन की जानिब बढ़ गई थी। आशी कहाँ जा रही हो? मेस से बाहर जाता हुआ उसे देखकर समीर दौड़ता हुआ आया। कुछ काम है? तुम बताओ। यार मैं सोच रहा था काफ़ी दिन हो गए हम दोस्तों ने कहीं बैठकर अच्छे से बातचीत नहीं की। कहीं खाना नहीं खाया। चलो तुम्हारा वक्त मिल जाता थोड़ा तो मैं जवाहर को भी एग्री कर लेता। तुम क्या कहती हो? जी जान से मिलने के लिए मेरे पास एक्चुअली वक्त हो या ना हो, लेकिन मैं वक्त ज़रूर निकाल लूँगी और ये बात तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो? उसने चा ताज्जुब से घूरा। हाँ, मुझे लगा एक बार फिर भी पूछ लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ और जैसे ही प्लान सेट हो तो मुझे बस एक कॉल कर देना। मैं आ जाऊँगी। ओके। वो मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठी और चंद ही लम्हों में उसकी गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई। दूर तक देखते हुए समीर खामोशी से वापस मेस में चला गया। नानो चले ना, आप और मैं दोनों मिलकर माजबीन की शादी पर चलते हैं। वहां खतीजा बेगम का बाजू हिला हिलाकर बेड पर इनके पहलू में बैठी मनाने की कोशिश कर रही थी। भाई वो तुम्हारी दोस्त है और उसकी शादी में मेरा क्या काम? तुम चली जाओ बस। नहीं नानो, आप समझ नहीं रही हैं। उसने दांतों को जोर से दबाकर आंखें दिखाई। क्या चीज? अगर आप भी मेरे साथ जाएंगी तो घर में हूर और छोटी को एक साथ अकेले रहने का मौका मिल जाएगा और इसी बहाने वो एक दूसरे के करीब ही आ सकते हैं। अपनी बात मुकम्मल करके इतना निचला होंठ दबाया तो खतीजा बेगम ने घूरी डालकर देखा। पता भी है क्या बात कर रही हो? दो महरम ना महरम कवारे लोगों को एक साथ घर में अकेला छोड़ने की बात कर रही हो, और वो भी पूरी रात। वो गुस्से से बोली तो माहम ने अपना हाथ माथे पर पीटा। नानो, आप छोटे को अच्छी से जानती हैं। हमारा छोटा ऐसा नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि चलो वो हूर से शादी के बारे में पूछ सकेगा, वरना पता नहीं मौके की तलाश में वो मजीद और कितने महीने निकाल दे। हाँ, कह तो ठीक रही हो, लेकिन मुझे ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। वो उलझन उलझन का शिकार होने लगी। इस वक्त आप कुछ ज्यादा ही मत सोचें और तैयारी करें ताकि हम लोग जाएं। अपने हर उल्टे काम में तुम हमेशा मुझे शामिल कर लेती हो माहम। ना चाहते हुए भी गुस्से से कहकर वो हंस पड़ी थी। माहम ने भी कर्ज चुका दिया। ये आप दोनों कहाँ जा रही हैं? पार्टी मेकअप और हैवी कपड़ों में माहम को देखकर उसने नानी के हुलिये का भी अंदाजा लगाते हुए पूछा। अच्छा हुआ तुम टाइम से आ गए छोटे। वो दरअसल मैं और नाना मेरी दोस्त है ना माजपीन, उसकी शादी पर जा रहे हैं। तो कल बारात के बाद ही शाम तक वापसी होगी। माहम ने तफसील बताई तो वो अपने लबों को थोड़ा सा खोलकर टिकटिकी बांध कर देखने लगा। यकायक हूर ने भी कमरे में कदम रखा। चलो अच्छा हुआ जो तुम भी आ गई। माह मजीद बोली तो हूर ने अपना रुख इसकी जानिब किया। क्यों? क्या हुआ? दरअसल मेरी एक बहुत ही खास दोस्त की आज मेहंदी है और कल बारात। तो कल शाम को मैं और नानो घर वापस आ जाएंगे। तब तक तुम और छोटे ध्यान से रहना। हूर का भी मुंह और आंखें दोनों खुले रह गए। तो आप ही नानो को साथ क्यों लेके जा रही हैं? इन्हें रहने दें घर। सवाहर बोला। हम्म। हूर ने भी हामी भरी। नहीं, इसे नानो को भी स्पेशल इनवाइट किया है। तो बस इसलिए नानो जा रही हैं, और वैसे भी तुम जानते हो छोटे, नानो कहाँ ज्यादा आती जाती हैं। अगर मेरे साथ चली जाएंगी तो चलो इनका मूड भी थोड़ा सा मजीद फ्रेश हो जाएगा। माँ बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है छोटे, और मेरे ख्याल से मुझे जरूर जाना चाहिए। खतीजा बेगम ने कहा। ओके देन आप हूर को भी साथ ले जाएं।
अ, वो नहीं छोटे, हूर वहाँ पर जाकर क्या करेगी? ये कौन-सा किसी को जानती है और मैं तो अपनी दोस्तों के साथ लगी रहूँगी। नानी की भी काफ़ी जान-पहचान है, तो ये बेचारी तो बोर हो जाएगी और वैसे भी बिन बुलाए मेहमान की तरह जाना अच्छा नहीं लगता। तुम समझ रहे हो ना? माहम के लफ्ज़ों पर जवाहर ने एक आँख ऊपर करके उसे देखा, जैसे वो उसकी चालाकी भाँप गया हो। जी आपी, सब समझ रहा हूँ, वो तंज़ी अंदाज़ में बोला तो माहम ने नज़रें चुराई। ठीक है, और बिटिया तुम थोड़ा बहुत छोटे का ख़्याल रख लोगी ना? उसे टाइम पर खाना वग़ैरह दे देना। मेड आएगी तो खाना बना देगी सुबह, तुम बस सर्व कर देना। नानी ने अपनी हदायत जारी रखी तो वो सर हाँ, हाँ में हिला गई। नानो आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई छोटा-सा बच्चा हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। वो चिड़चिड़ा हो रहा था। अच्छा ठीक है ना, अब हम लोग जा रहे हैं तो तुम दोनों बस थोड़ा एहतियात करना। माँ हम गोया हुई। अब इस एहतियात लफ्ज़ का क्या मतलब है ज़रा वो भी मुझे तफ़सील से समझा दें आप दोनों। जवाहर ने तीखी नज़रों से मुआयना करते हुए कहा लेकिन इसकी बात को वो नज़रअंदाज करते हुए माहम नानी से मुखातिब हुई। चले नानू? हाँ बिटिया चलो। दोनों मुस्कुराते हुए घर के दरवाजे तक आई थी। जवाहर और हूर भी उनके पीछे ही थे। दहलीज पर पहुंचकर माहम ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा और हाथ लहराते हुए चली गई। हूर ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही मुड़कर जवाहर को देखा तो वो खामोशी से नजरें फेरकर अपने कमरे में चलता बना। शाम के वक्त मेगन किचन में खड़ी दूध गर्म कर रही थी जब अचानक उबाल आने के बाद पतीला उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। इसका पूरा पाँव जल चुका था और उसकी दर्द से कराहती हुई चीखें दूर दूर तक सुनाई दी। कमरे में फिल्म देखने में मसरूफ अदनान उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर भागता हुआ किचन में आया। वो अपना पाँव पकड़कर फर्श पर बैठी जोर जोर से चिल्ला रही थी। क्या हो गया है? इतना चीख क्यों रही हो? वो करीब आकर गरजा तो मेगन ने अपने पाँव की जानिब इशारा किया जो बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। एक पाँव ही तो जला है, कौन सी आफत आ गई जो इतना चीख रही हो? उसकी लापरवाही और सख्त लहजे को देखकर आंसू शिद्दत से बहने लगे। ये वो इंसान तो नहीं था जिससे कभी उसने इतनी मोहब्बत की थी। क्यों एक मर्द की मोहब्बत औरत के हासिल हो जाने के बाद खत्म हो जाती है? इस सवाल का जवाब आज वो उसकी नज़रों में ही तलाश करने लगी, लेकिन वो इसे तड़पता छोड़कर कमरे में चला गया। आज शिद्दत से उसे हूर की कमी महसूस हुई थी। दर्द बेतहाशा था लेकिन अब चीखें अंदर ही कहीं घुट कर रह गई थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुलाजिम सारे मर गए हैं क्या? हूर को किचन में खड़ा देखकर पास से गुजरते वक्त जवाहर की नज़र इस पर पड़ी तो सीधा इसके करीब आकर पूछने लगा। लेकिन वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ नहीं, गोया उसकी बातों को अनसुना कर दिया हो। मिस हूर मैंने आपसे कुछ पूछा है। वो दोबारा बोला तो हूर ने सवालिया नजरों से देखा। आप किचन में क्यों हैं? सर्वेंट कहाँ है? उसने फिर से सवाल दागा, लेकिन वो फिर से चुप साध कर बर्नर की जानी बढ़ी। क्या आप मुझसे नाराज हैं किसी बात पर? इसके अचानक सवाल पर वो धीरे से चलकर करीब आई। मुझे नहीं लगता कि अभी हमारा कोई ऐसा रिश्ता है कि मैं नाराज हो जाऊं और आप मुझे मनाएं। उसी के ही अंदाज में हूर ने जवाब दिया तो वो तेवरी चढ़ाकर मुस्कुराया। किस बात की भड़ास निकाल रही हैं? लहजा नरम था। किसी चीज की नहीं, बस मैंने सोचा इससे पहले कि आप मुझे याद करवाएं, मैं खुद ही अपनी लिमिट्स याद कर लूं तो अच्छा है। हूर के अंदाज से नाराजगी साफ वाजे हो रही थी, जो फिर से उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तो फिर ठीक है, ऐसा रिश्ता बना लेते हैं। नजरें मिलाकर वो मोहब्बत से बोला तो हूर बेयकीनी से देखने लगी। फिर नजरें चुराती हुई ऊपर वाले कैबिनेट को खोलने लगी। वहां मौजूद एक भारी स्टील का डब्बा जिसमें आटा मौजूद था सीधा इसके ऊपर आकर गिरा तो जवाहर ने भागकर डब्बे को अपने हाथों में थाम लिया ताकि वो इसके सर पर न टकरा जाए। लेकिन जैसे ही डब्बा अच्छे से संभाल कर उसने वापस हूर की जानिब निगाह दौड़ाई तो देखता ही रह गया। इसका पूरा चेहरा और बाल आटे की जद में देखकर वो आज खुलकर हंसा। इसके हंसने पर हूर ने भी आंखें उठाकर देखा। अपनी पूरी शिद्दत से हंसता देखकर वो पागलों की तरह उसे तकने लगी। वो हंसते हुए कितना खूबसूरत लगता था, इस चीज का नजारा उसने पहली बार किया था। आप उसके बोलने पर जवाहर ने चंद लम्हों के लिए रुककर देखा और फिर से कहकहा लगाने लगा। बिल्कुल, हॉरर फिल्म्स की वो क्या कहते हैं, हाँ, आत्मा लग रही हैं आप। अपनी सुनाकर वो फिर से चेहरे पर हाथ रखते हुए हंसा तो हूर भी हंसने लगी। काफी देर तक एक दूसरे की जानब ताड़ते हुए वो अपने कहकहों से माहौल को खूबसूरत बनाते रहे और जब हंसकर थक गए तो सुकून से सांस लिया। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप उसने हंसते हुए इतने हैंडसम लगते हैं। हूर की तारीफों पर वो फिर से मुस्कुराया था और मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आप भूत बनकर इतनी खूबसूरत लगेंगी। इसकी बात पर वो फिर से पेट पकड़कर हंसी थी। आपने बताया नहीं कि ये मेड कहाँ है? वो नहीं आई आज, इसलिए मुझे किचन में आना पड़ा।
शाइस्तगी से जवाब देते वक्त वो अपने चेहरे और बालों पर से गिरा आ- आटा झाड़ रही थी। क्यों? वो चौंका तो हूर खामोशी से कंधे उचका गई। आपको कुकिंग आती है? जब आनी के पास रहती थी, तब चाय के अलावा कुछ भी नहीं बनाना आता था, लेकिन वक्त ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। बोलते वक्त उसका चेहरा फिर से मांद पड़ गया था। ठीक है, आप शावर ले लें, मैं मेड को कॉल करता हूँ। उसने मौजू बदलना चाहा। ओके। हूर के जवाब पर वो अपनी पैंट की जेब से फ़ोन निकालकर लाउंज में आया और मेड का नंबर डायल किया। हेलो। जी साहब जी। परवीन बीबी अदब से बोली। खाने का टाइम हो गया है, आप आई क्यों नहीं अभी तक? उसका लहजा रोबदार था। साहब जी, मुझे तो महा बीबी ने छुट्टी दे दी थी। क्या? वो चौंक कर बोला। जी साहब जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आज घर पर कोई भी नहीं होगा तो मुझे छुट्टी है। अपनी समातों पर यकीन न करते हुए उसने गुस्से से चेहरे पर हाथ फेरा। ओके, आप अभी आए। लेकिन साहब जी, अब मैं कैसे आ सकती हूँ? छुट्टी का सुनकर फिर फौरन मैं अपने गाँव आ गई थी। एक और कड़वा सच सुनकर उसने गुस्से से कॉल काट दी और फौरन माहम को फ़ोन मिलाया। लेकिन वो मेहंदी के फंक्शन में इस कदर मसरूफ़ थी कि उसे जवाहर की कॉल का अंदाज़ा भी नहीं हुआ था। कॉल रिसीव ना होने पर वो खामोशी से लब भेजकर सोफे पर बैठ गया। उधर दूसरी जानिब भोर शावर लेकर अभी बाथरूम से निकली ही थी कि अचानक पूरे फ्लैट में अंधेरा छा गया। चारों जानब तारीकी देखकर वो घबराते हुए तेज तेज सांस लेने लगी। अपने बालों को तौलिए की गिरफ्त से आज़ाद करवा के वो डर से भागती हुई लॉन्ज की तरफ आई, जहां जवाहर भी अब सोफे से उठकर हैरानगी से खुद को तारीकी में डूबा हुआ देख रहा था। जिससे उसने अपार्टमेंट में कदम रखा, तब से लेकर आज तक ये पहली बार हुआ था। यकायक हुर भागती हुई इसकी पीठ से टकराई तो उसने फौरन वापस मुड़कर देखा। वो 1 फुट से भी कम फासले पर खड़ी थी। क्या हुआ मिस हूर? आप ठीक तो हैं? उसने उलझकर पूछा। वो खौफ की एक लहर अपने अंदर उतारती हुए सर को ऊपर नीचे हिलाने लगी। ठीक है, मैं पता करता हूँ कि लाइट को क्या प्रॉब्लम हुई है। वो जैसे ही जाने लगा तो हूर झट से इसके गले लग गई। प्लीज़ आप मत जाएँ, यहाँ अकेला छोड़कर मत जाएँ मुझे। डरती हूँ मैं अंधेरे से, प्लीज़। पुष्ट से इसकी शर्ट को मजबूती से थामे वो अटकती हुई इल्तिजा कर रही थी। जवाहर हनूज ना समझी से उसे खुद की बाहों में कैद महसूस करने लगा। हूर के वजूद और गीले बालों से फूटती मशहूर कन खुशबू इसके हवासों पर तारी होती हुई उसे अपने होश गंवाने पर मजबूर कर रही थी। वो जवाबन अपने हाथ उसकी कमर पर रखना चाह रहा था, लेकिन बमुश्किल अपने हवास को काबू करके उसने फौरन हूर को धकेल कर पीछे किया। आप क्या कर रही हैं? ये सिर्फ अंधेरा है और अंधेरा कुछ नहीं कहता। ब्रेव बनना सीखें। दोबारा मुझे टच भी मत कीजिएगा। वो इश्तियाल से फंकारा तो इसके अश्क टूट गए। लेकिन वो इसे कैसे समझाता कि वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता, बल्कि महज किसी गुनाह का इर्तिकाब करने से डरता है। खुद इसकी इज्जत के लिए भी उसे ये करना मुनासिब लगा था। फिर उसे छोड़कर वो अपार्टमेंट से बाहर निकल गया और अपने दोनों हाथों को मुट्ठी की सूरत में बनाए सीने पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने जैसे ही इर्द-गिर्द निगाह दौड़ाई तो हर अपार्टमेंट की लाइट रोशन दिखाई दी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अगर सबके घरों में रोशनी मौजूद है, तो इसका अपार्टमेंट अंधेरे में क्यों गुम हो चुका है। लिफ्ट के ज़रिए वो नीचे मौजूद गार्ड के पास आया और उसे बिजली दुरुस्त करने का कहकर वापस जब फ्लैट में कदम रखा, तो इसकी निगाहें हूर को तलाश करने लगीं, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। इसका नाम पुकारते हुए वो पूरे घर का कोना-कोना छान चुका था, लेकिन बेसुध। अपने इस तरह बरसने पर अपने ऊपर इस तरह बरसने पर उसे पछतावा होने लगा था। परेशानी से उसने हूर का नंबर मिलाया, लेकिन वो अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़कर कहीं गायब हो चुकी थी। दिल में तरह-तरह के वसवसे आने लगे थे। तभी अचानक रोशनी गुल हुई तो इसी लम्हे हूर को फ्लैट में आते हुए देखा। वो भागकर उसकी जानिब लपका। कहाँ चली गई थी आप? पता है मैं कितना परेशान हो रहा था। उसके लहजे में गुस्सा और फिक्र दोनों ही शामिल थे। आपकी बला से मैं जहन्नुम में जाऊँ। आपको क्या? आपने कहा था कि आपसे दूर रहूँ, आपको टच ना करूँ तो नहीं करूँगी। फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किस हक से? आज वो भी मुकाबिल होकर गरजी तो वो शॉक्ड खड़ा देखता ही रह गया। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई आपकी? उसने फिर से ललकारा तो वो मज़ीद करीब होकर बगौर उसका चेहरा देखने लगा। यकीन नहीं आता कि आप वही मिस हूर हैं जो थोड़ी देर पहले मैं जो भी थी, इसको भूल जाएँ। क्या लगता है आपको, मिस हूर शुमार इतनी गिरी हुई हैं कि खुद आपके पास चलकर आएँगी? आप मुझे खुद से दूर धकेलेंगे और मैं फिर भी आपके करीब आने के ख्वाब देखूँगी। क्या मेरी कोई इज़्ज़त-ए-नफ़्स नहीं है? अपने अंदर का गुस्सा वो एक ही पल में उतार गई थी। इसके लफ्ज़ों को सुनते ही जवाहर के तेवर बदल गए थे। उसकी नाक गुस्से से फूल चुकी थी।
اشتعال انگیزی سے اپنے روبرو کھڑی لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے وہ پورے وقار سے مزید قریب ہونے لگا۔ اسے غصے میں اپنے قریب آتا دیکھ کر حور کے قدم خود بخود پیچھے ہونے لگے۔ وہ جو ابھی ایک لمحہ پہلے اس سے نظریں ملا کر ہم کلام ہوئی تھی، اب نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے اپنے حلق میں گلتی ابھر کر معدوم کر بیٹھی تھی۔ اپنی قمیض کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے پکڑے وہ پورے زور سے دبا رہی تھی۔ اس کے اگلے ہونے والے حملے سے بے خبر ظواہر کی آنکھوں سے اڑتے ہوئے غضب کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اچانک اس کے پیچھے بڑھتے قدم ایک دیوار کے ساتھ ٹکرا کر وہیں رک گئے۔ اس کی پشت اور دیوار اور پورا وجود پوری طرح سے دیوار کے ساتھ چمٹ گیا تھا، لیکن ظواہر کے قدم ابھی بھی جاری تھے۔ محض ایک بالشت کے بھر کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے دایاں ہاتھ دیوار کے ساتھ ٹکایا اور اپنا چہرہ حور کے چہرے پر جھکا دیا۔ مقابل کھڑی لڑکی اپنے دل کو شدت کی تیزی سے دھڑکتا محسوس کر سکتی تھی۔ نگاہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تو وہ انتہائی قریب تھا۔ وہ پھر سے فوراً نظریں جھکا گئی۔ خود سے دور اس لیے دھکیلا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جانے انجانے میں ہی صحیح ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، اور میں ایسا بالکل نہیں سوچتا کہ آپ میرے قریب آنے کے خواب دیکھ رہی ہوں گی۔ رہی بات آپ کی عزت نفس کی، تو مجھے نہیں لگتا مس حور شمائل کہ میں نے اس کو مجروح کیا ہے۔ باقی آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں۔ نہ آج تک ملک ظواہر علی سکندر نے کسی کو صفائیاں دی ہیں اور نہ کبھی دوں گا۔ آپ کو غصہ کرنا ہے یا شک، دونوں شوق سے کیجیے۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ سچ میں لاپرواہ سا ہو کر کہہ رہا تھا۔ اپنے اندر کی ساری ہمت جمع کر کے اس نے نگاہ اٹھا کر لب کھولے۔ اگر اگر محبت کرنی نہیں آتی تھی تو جتائی کیوں؟ زبان اس کے روب سے لڑکھڑائی تھی۔ محبت یہ نہیں ہے کہ تم ایک ہی بار تمام جذبات، ارادے، احساسات کہو اور پھر چپ کر جاؤ، بجائے اس کے کہ تم کسی کو پوری نرسری اٹھا کر دے دو اور اسے سمجھ بھی نہ آئے کہ کون سا پھول کتاب میں رکھنا ہے اور کون سا بالوں میں سجانا ہے۔ بہتر ہے کہ تم ایک پھول دو مگر روزانہ۔ محبت تسلسل مانگتی ہے، مقدار نہیں۔ مگر آپ نے تو تسلسل بھی قائم نہیں کیا۔ جب سے میں یہاں پر آئی ہوں مجھے نہیں لگتا آپ نے کبھی مجھے نظر بھر کے بھی دیکھا ہوگا۔ آج اس کے شکوہ کرنے پر وہ مسکرایا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ بتائیں مجھے، میں وہی کر لوں گا، کیونکہ نہ تو مجھے روز روز محبت جتانی آتی ہے نہ ہی منانا آتا ہے۔ اظہار کے ساتھ ساتھ محبت قبولیت مانگتی ہے، تو میں نے قبول کرنے سے انکار کب کیا ہے؟ وہ پیچھے ہو کر بولا تو حور کا کھل کر سانس آیا۔ آپ قبول کریں بھی تو تو میں نہیں کر سکوں گی، وہ بمشکل بولی۔ کیا مطلب؟ اس نے پوری تصدیق چاہی۔ میں آپ سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ حور کے الفاظ سن کر اسے ایسا لگا جیسے پاؤں سے زمین کھینچ دی ہو، جیسے اس کی روح کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا گیا ہو۔ وہ شوق تھا یا حیرت زدہ؟ حور اندازہ نہیں کر سکی کہ کیا کہا آپ نے؟ ایک بار پھر سے کہیں۔ پہلی بار جب بولتے وقت اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ حور کی پلکیں خود بخود ہی بھیگ گئیں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا پر میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کر سکتی، وہ پھر سے بے انتہا کٹھن طریقے سے بولی تھی۔ سوار حیرت زدہ ہو کر چند قدم مزید پیچھے ہوا۔ I'm sorry، اپنی کہہ کر اس نے گال پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور تیزی سے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ ایک اشک ظواہر کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بھی رخسار پر پھیل گیا تھا۔ لو جی، کہانی میں ٹوسٹ آ گیا ہے، اور آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ کہانی جو ہے اینڈ میں اچھی ہو تو دعا ہی کرو، مسئلے بچا لو کہ رائٹر کیا کرتی ہے۔ خیر، یہ تو اگلی ایپیسوڈ میں بھی نہیں نیا پار لگتی نظر آ رہی، لیکن آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آگے کچھ یہ غلط فہمیاں ان کی دور ہو جائیں گی یا نہیں، اور یہ بھی لازمی بتائیے گا کیا آپ کے خیال میں یہ ان دونوں کی انا پرستی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر جسٹ ایک محبت کو انہوں نے ایک امتحان بنا دیا ہے۔ محبت میں جہاں تک مجھے پتا ہے میں نہیں ہوتی، لیکن یہ دونوں کردار ایسے ہیں کہ جو اپنی اپنی انا کے گنبد میں اور عزت نفس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ خیر، لیکن دیکھتے ہیں، اور مجھے جو اندازہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان دونوں اکٹھے ہو پائیں گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جو میں نے بولا لاسٹ میں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔